अब मैं 25 साल का हूं, लेकिन मुझे वो नए साल की शाम आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। मैं 7 साल का था। मेरा भाई लूकस 4 साल का था। हमारे मॉम डैड को शहर के बीच एक होटल में किसी फैंसी पार्टी में बुलाया गया और उन्होंने हमारी देखभाल के लिए जेड को बुलाया था। वो 19 साल की थी, एक कॉलेज स्टूडेंट जो किताबों के पैसे देने के लिए बेबी सिटिंग करती थी। वो पहले भी हमारे पास आ चुकी है। लूकस को वो बहुत पसंद थी क्योंकि वो सिर्फ अपने फोन में देखने के बजाय हमारे साथ खेलती भी थी। वो उस रात करीब 7 बजे जीन्स और एक बड़े स्वेटर में आई। उसके सुनहरे बाल पोनी टेल में बंधे हुए थे। वो कलरिंग बुक्स लाई थी और उसने वादा किया था कि हमें रात 11 बजे तक टीवी पर बॉल ड्रॉप देखने के लिए जागने देगी। तुम्हारे मॉम डैड करीब 1 बजे वापस आएंगे, उसने हमारे सोफे पर बैठते हुए कहा। तो अब हम आज तक की सबसे अच्छी नए साल की शाम मनाएंगे, ठीक है ना? लूकस पहले से ही उसे अपने नए एक्शन फिगर्स दिखा रहा था, जबकि मैं बेबी सिटर्स के लिए खुद को बहुत बड़ा दिखाने का नाटक कर रहा था। सब कुछ 11:15 बजे तक नॉर्मल था। अचानक हमने बाहर कॉरिडोर से एक औरत की डरावनी चीखें सुनी, जिसके बाद कांच टूटने की आवाज आई। जेड का सर दरवाजे की तरफ घूम गया। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और हमें वहीं रहने के लिए कहा, जबकि उसने पीप होल से देखा। मैंने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हो रहा है बाहर? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना फोन उठाया और 911 डायल किया। मैंने उसे फुसफुसाते हुए सुना, हम बिल्डिंग में कोई है, हम 8वीं मंजिल पर हैं, अपार्टमेंट 804, प्लीज जल्दी आइए। उसने फोन रखा, फिर हमारी तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ी, जबकि उसकी आंखों में डर था। दोस्तों, हमें गेम खेलेंगे, ठीक है? हम बाथरूम में छिप जाएंगे, बिल्कुल चुपचाप, निंजा की तरह। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लूकस को ये मजेदार लगा, लेकिन मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। जेड ने हमारे हाथ पकड़े और हमें बाथरूम में ले गई। उसने पहले लूकस को टब में बिठाया, फिर मुझे और शॉवर का पर्दा बंद कर दिया। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम दोनों यही रहोगे, ओके? जेड, हो क्या रहा है? मैंने पूछा। बस मुझे वादा करो एलेक्स, वादा करो कि तुम लूकस के साथ यही रहोगे। मैंने वादा किया। वो जाने लगी, फिर रुक गई और टब के पास घुटनों के बल बैठ गई। पर्दे के पीछे से हमें देख रही थी। तुम्हें बहादुर बनना होगा, ठीक है? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। मैं और लूकस अंधेरे बाथटब में बैठे सुन रहे थे। थोड़ी देर तक हमारी सांसों की आवाज और बिल्डिंग के हीटिंग सिस्टम की दूर की हल्की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। फिर हमने अपने अपार्टमेंट के बाहर हॉलवे में कदमों की आवाज सुनी। वो तेज थी और हर दरवाजे पर रुक रही थी। मैंने लूकस को कसकर पकड़ लिया, अपने हाथ से उसका मुंह ढक दिया। मेरा सीना ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा। मैं सुनता रहा। कदमों की आवाज हमारे दरवाजे के बाहर रुक गई। दरवाजे का हैंडल हिलने से पहले थोड़ी देर शांति रही। मुझे जेड की आवाज सुनाई दी, दबी हुई लेकिन काफी साफ। दरवाजा बंद है, पुलिस आ रही है, बस चले जाओ। थोड़ी देर रुकने के बाद कोई भारी चीज दरवाजे से जोर से टकराई। जेड की चीख से हमारा कान सुन पड़ गया। मैं कांप रहा था और मेरा छोटा भाई भी। हमने एक जोर की आवाज सुनी, जैसे फर्नीचर गिराया गया। उसके बाद भागते हुए कदमों की आवाज आई। लूकस मेरी बाहों में रोने लगा, लेकिन मैंने अपने हाथ से उसका मुंह और कसकर बंद कर दिया। जो भी अंदर घुसा था वो अब हमारे अपार्टमेंट में घूम रहा था। वो तेज था। मैंने एक और जोर की आवाज सुनी, इस बार और पास। वो आदमी हमारे लिविंग रूम में तोड़फोड़ कर रहा था। उसने मेरे बेडरूम का दरवाजा इतनी जोर से लात मारकर खोला कि वो दीवार से टकरा गया और मैं लगभग उछल पड़ा। फिर वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम का दरवाजा खुलने पर मैंने अपनी सांस रोक ली। शॉवर के पर्दे की दरार से मैं उसकी परछाई देख सकता था। वो लंबा था और उसने काला स्की मास्क पहना हुआ था। उसके हाथ में मांस काटने वाला चाकू था। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। उसने टब की तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, जेड चिल्लाई, हे, इधर देखो। वो आदमी घूमा और भागा। मैंने उसे उसका पीछा करते हुए सुना। उसके कदमों की आवाज सीढ़ियों की तरफ भागते हुए सुनी और भारी दरवाजा जोर से खुलने की आवाज भी। फिर चिल्लाने और सायरन की आवाजें आई। पुलिस आ गई। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ऑफिसर बिल्डिंग में भर गए। किसी ने हमें बाथटब से बाहर निकाला। एक महिला पुलिस ऑफिसर ने हमें कंबल में लपेटा और पूछा कि क्या हमें चोट लगी है। मैं इतना ज्यादा कांप रहा था कि मैं जवाब नहीं दे पाया। जेड कहाँ है? मैं बार बार पूछ रहा था। उन्होंने जवाब नहीं दिया। लगभग 20 मिनट बाद मेरे मॉम डैड दौड़ते हुए आए। दोनों रो रहे थे और हमें इतनी जोर से गले लगाया कि दर्द होने लगा। वो कहते रहे कि हम सेफ हैं, कि सब खत्म हो गया है, लेकिन मुझे सेफ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि वो किसी को स्ट्रेचर पर बाहर ले जा रहे थे। मैंने सफेद चादर पर खून देखा और एक सुनहरी पॉलीथीन किनारे से लटक रही थी। उस रात जेड हमें बचाते हुए लगभग मर गई थी। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि जब पुलिस आई तो वो बेहोश थी। उसकी पसलियां टूटी हुई थी,
खोपड़ी में फ्रैक्चर था और शरीर के अंदर किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही थी। उसे 2 हफ्ते अस्पताल में बिताने पड़े। जिस आदमी को उन्होंने गिरफ्तार किया था उसका नाम जैक्स राइडर था। वो 3 दिन पहले जेल से रिहा हुआ था और उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने उसके खिलाफ गवाही दी थी। वो आदमी हमारे फ्लोर पर रहता था, लेकिन जैक्स को नहीं पता था कि कौन से अपार्टमेंट में, इसलिए वो घर घर जा रहा था और जो भी उसके रास्ते में आता उस पर हमला कर रहा था। अगर जेड उसे दूर ना ले जाती तो वो हमें मार ही डालता। जब वो होश में आई तो मैं उसे अस्पताल में मिलने गया। वो मुश्किल से बात कर पा रही थी, उसका चेहरा चोट के निशानों से भरा था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम लोग टब में ही रहना, उसने फुसफुसाया। मैंने सर हिलाया और रो पड़ा। 7 साल की उम्र में भी मुझे पता था कि मैं उस लड़की की वजह से ही आज जिंदा हूं। जेड आखिरकार ठीक हो गई, लेकिन उसने फिर कभी बच्चों की देखभाल नहीं की। वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई। मेरे मॉम डैड ने उसके मेडिकल बिल पे किया, उसके कॉलेज के लिए एक फंड बनाया और ये बताने के लिए शब्द ढूंढने की कोशिश करते रही कि उसने हमारे लिए क्या किया था। लुकास और मैं अब बड़े हो गए हैं। हम दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने अपार्टमेंट्स हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन हर नए साल की शाम को हम जेड की जगह मिलते हैं। हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बॉल ड्रॉप देखते हैं और उस रात को याद करते हैं जब एक 19 साल की लड़की ने खुद को 2 बच्चों और एक राक्षस के बीच रखने का फैसला किया था। उसने हमारी जान बचाई और हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं हॉस्पिटल में ओवरनाइट शिफ्ट में काम कर रहा था, वो भी नए साल की शाम को। सच कहूं तो मुझे पैसों की जरूरत थी। बर्फीला तूफान लगभग 11:30 बजे शुरू हुआ और इतना तेज हो गया कि आप अपने सामने 5 फीट भी नहीं देख सकते थे। मैं यूट्यूब पर आई एम रॉकर देख रहा था, तभी मुझे सामने के दरवाजे पर किसी के जोर से टकराने की आवाज सुनाई दी। मैंने उसे अंदर आने दी और वो खून से लथपथ होकर दरवाजे से अंदर गिर पड़ा। वो जोर जोर से सांस ले रहा था और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। मैंने हिरण को टक्कर मारी, मेरी कार सड़क से नीचे उतर गई। वो लगभग 1 मील पीछे तक खाई में फंसी हुई है, प्लीज मदद करो। मैं डरावनी कहानियां देखते देखते खुद एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन गया था। क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या ये तुम्हारा खून है? नहीं, ये हिरण का है। वो चीज अचानक कहीं से आ गई। उसके दांत किटकिटा रहे थे। मैंने हीटर तेज किया, कुछ गॉज लिया और खून साफ करना शुरू किया। वो आदमी बिना दाढ़ी बनाए था और उसकी गर्दन पर टैटू बने हुए थे। जाहिर है मैं थोड़ा घबरा गया था, इसलिए मैंने ध्यान से देखा और तभी मैंने खून की कंसिस्टेंसी पर ध्यान दिया। ये बहुत गाढ़ा और गहरा था। मेरे चाचा शिकार करते हैं, इसलिए मैंने हिरण का खून कई बार देखा है। मैं कसम खा सकता हूं कि ये हिरण का खून तो नहीं था। तुम्हारी गाड़ी कहाँ क्रैश हुई थी बताओ? मैंने पूछा। क्या तुम्हारी कार? तुमने कहा था कि वो सड़क से नीचे उतर गई। हाँ, रूट 26, लगभग 1 मील पीछे। मैं पैदल चलकर आया हूँ। मैं घंटों से उस पार्किंग लॉट की खिड़की से देख रहा था और मुझे कोई हेडलाइट आती हुई नहीं दिखाई दी। उसके हाथ कांपना बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखें कमरे में घूर रही थी। दरवाजे, खिड़की और दीवार पर लगे फोन को देख रही थी। उसका बर्ताव बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या हजरत कोई और काम कर रहा है? इस सवाल से मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। ओवरनाइट डॉक्टर अपने ऑफिस में, 2 और नर्स राउंड लगा रही हैं। मैंने झूठ बोला और देखा कि उसका जबड़ा कस गया। ठीक है। जिस तरह से उसने ये कहा उससे मुझे अजीब लगा। वो अचानक ही वहां से खड़ा हो गया। क्या मैं यहाँ का बाथरूम इस्तेमाल कर लूं? हाँ, हॉल के नीचे बाईं और दूसरा दरवाजा। जैसे ही वो बाहर निकला मैंने अंदर से एग्जाम रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। जब मैंने अपना फोन निकाला तो मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं था। बर्फीले तूफान ने टावर को गिरा दिया होगा। मैंने दीवार पर लगा लैंडलाइन फोन ट्राई किया, वो भी खराब था। तूफान ने सब कुछ खराब कर दिया था। मैंने हॉलवे में उसके कदमों की आवाज सुनी, लेकिन वो बाथरूम की तरफ नहीं जा रहा था। वो उल्टी तरफ जा रहा था, सप्लाई रूम की तरफ, जहां से पीछे निकलने का रास्ता था। वो लेआउट चेक कर रहा था। मैं चुप रहा था और दीवार से सटकर खड़ा हो गया। दरवाजे के नीचे की जगह से मैं उसकी परछाई को एग्जाम रूम के बाहर रुकते हुए देख सकता था। उसने 2 बार हैंडल ट्राई किया। मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो, उसने पूछा, लेकिन मैं हिला नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। देखो, वो हिरण नहीं था, ठीक है? वो हिचहाइकिंग कर रही थी और मैं बस नए साल की शाम को अकेला महसूस नहीं करना चाहता था। क्या ज्यादा मांगना है? मैंने उसे किस करने की कोशिश की, एक सिंपल केस, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे संकी कहा। उसके बाद मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। तुम्हें तो पता ही है ना। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मेरा मतलब है वो शायद हजारों अनजान लड़कों के साथ सोई होगी और अब मुझे क्रीप क्या रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आजकल की लड़कियां बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने एक पागल आदमी को अंदर आने दिया जिसने बिना किसी वजह के किसी को मार डाला। मैंने उससे पीछे हटने को कहा क्योंकि मैंने पहले पुलिस को बुला लिया था, लेकिन वो हंसता रहा और कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
मुझे पता था कि अगर उसने अंदर आने की कोशिश की तो दरवाजा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन हैरानी की बात है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शांति से दरवाजे के ठीक बाहर बैठ गया और मुझसे बात करता रहा। तुम्हें पता है, उसकी जैसी लड़कियां वो खुद ही मुसीबत मोल लेती हैं। मैंने उसका साथ दिया, दया दिखाई। नए साल की शाम थी, छुट्टियों में कोई अकेला रहना पसंद नहीं करता, लेकिन उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं कचरा हूं। वो धीरे से हंसा। उसने मुझे मारा, मुझ पर थूका, मुझे क्रीप कहा। इतना सब करने के बाद भी वो थोड़ा हिला और अपनी पीठ पूरी तरह से दरवाजे से टिका दी। मैं मेटल के जरिए दबाव महसूस कर सकता था। उन्हें लगता है कि वो आदमियों के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकती है और कुछ नहीं होगा। तो हाँ, मैंने अपने लिए खुद फैसला लिया और मैं इसे फिर से करूंगा। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। थोड़ी गर्मी लेने के बाद मैं उसके लिए वापस जाऊंगा, उसने लापरवाही से कहा। तूफान निशान मिटाने के लिए एकदम सही है। मैं उसे सड़क से हटा दूंगा, गड्ढे में दफनाऊंगा। बर्फ ताजी मिट्टी को छिपा देगी। बसंत तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा। अगर तब भी मिला तो। मुझे चक्कर आने लगे। बाहर बर्फीला तूफान जोर से गरज रहा था, लेकिन उसकी आवाज तेज और साफ थी। तुम एक समझदार आदमी लगते हो, उसने धीरे से कहा। तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं आज रात यहाँ आया था, है ना? उसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया। अच्छा, क्योंकि अगर तुमने बताया तो। वो धीरे से हंसा। ठीक है, इसके बारे में नहीं सोचते। मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा भी है, एक तोहफा, तुम्हारे दरवाजे के ठीक पास। जब वो खड़ा हुआ तो उसके जूते फर्श से रगड़े। उसने दोबारा हैंडल आजमाने की कोशिश नहीं की। उसने ना तो दरवाजा पीटा और ना ही चिल्लाया। वो बस चला गया। हॉलवे में जाते हुए धीरे धीरे गुनगुना रहा था। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मुझे उसके कदमों की आवाज सुनाई देना बंद नहीं हो गई। शायद पूरा 1 मिनट, शायद 5 मिनट। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि जब मैंने एग्जाम रूम का दरवाजा खोला तो चाबियां लगभग गिर ही गई। हॉलवे खाली था। मैं तेजी से मेन एंट्रेंस तक भागा और कांपते हाथों से उसे लॉक कर दिया। तभी मैंने एग्जाम रूम के पास फर्श पर कुछ देखा, कुछ छोटा सा जो हल्की रोशनी से चमक रहा था, अंधेरे में मेटल की चमक। मैंने गहरी सांस ली, अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की और नीचे बैठ गया। वो मेटल नहीं था, वो एक औरत का कान था, छोटा, पीला और अकड़ा हुआ, जमा हुआ। उसमें अभी भी एक चांदी की बाली लगी हुई थी। मैं लगभग गिर ही गया। वो पूरे समय इसे अपनी जेब में रखे हुए था। वो मेरे इतने करीब था और उसके शरीर का एक टुकड़ा लिए घूम रहा था। उस रात मैंने हर दरवाजा और खिड़की लॉक कर दी। मैं दीवार से पीठ टिकाकर बैठा रहा जब तक कि पार्किंग लॉट की खिड़कियों से आखिरकार दिन की रोशनी नहीं आ गई। उस रात के बाद से मैं हर सुबह खबरें देखता हूँ, स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय। उम्मीद करता हूँ कि उन्हें कोई लाश मिल जाए। मुझ में पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे देख रहा होगा। मुझे हर रात यही एहसास होता है। मुझे बस उम्मीद है कि यह कहानी शेयर करने से मुझे नींद आ जाएगी। नॉर्मन और मैं 1 महीने से डेट कर रहे थे। उसने मुझे न्यू ईयर की शाम अपने परिवार के फार्म हाउस पर बिताने के लिए जोर देना शुरू किया। वो जगह शहर से 2 घंटे दूर थी, जंगल में एक झील के पास, जो दिन में भी एकदम काली दिखती थी। मीलों तक कोई पड़ोसी नजर नहीं आ रहा था। जैसे हम वहां पहुंचे, सामने का दरवाजा हमारे पोर्च तक पहुंचने से पहले ही खुल गया और उसकी मां ने लगभग मुझे पकड़ ही लिया। जेनी बेटा, तुम असल में और भी ज्यादा सुंदर हो। अंदर आओ, हम पूरे दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और इतनी जोर से दबाया कि दर्द होने लगा। अंदर जगह से पुरानी लकड़ी और किसी बहुत मीठी चीज की अजीब सी बदबू आ रही थी। फर्नीचर बहुत पुराना लग रहा था। हर दीवार पर खाली चेहरों वाले लोगों की डरावनी तस्वीरें लगी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे मुझे देख रहे हों। हम लिविंग रूम में गए और नॉर्मन के चाचा की आंखें चमक उठी। जेनी, तुम हॉट हो। मैं अकड़ गई, लेकिन नॉर्मन हंस दी और मुझे चिल करने को कहा। मैं कैसे आराम करती जब तक उसके चाचा पूरे डिनर के दौरान मुझे घूरते रहे। हर बार जब भी मैंने ऊपर देखा, वो मुझे उस गंदी मुस्कान के साथ देख रहे थे, अपनी जीभ होठों पर फेर रहे थे। नॉर्मन की माँ भी उतनी ही बुरी थी। वो मेरे बाल सहलाती, मेरे कंधे दबाती और हर बार जब भी मैं सांस लेती, वो मेरी कलाई पकड़ लेती। और खाओ, उसने कहा और मेरे प्लेट में ग्रे रंग का दलिया जैसा कुछ डाल दिया। मेरा पेट भर गया, सच में। उसकी मुस्कान जमी रही, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी कलाई में गड़ गई। बस एक निवाला, जान। तो जेनी, हमें अपने मॉम डैड के बारे में बताओ। नॉर्मन के डैड ने टेबल के उस पार झुककर बोला। वो शहर में है, मेरी मॉम फिलॉसफी पढ़ाती है। उन्हें पता है तुम यहाँ हो? ये सुनकर मैं एकदम रुक गई। मैंने नॉर्मन को देखा, लेकिन उसने मेरी आंखों में नहीं देखा। तो मैंने अजीब तरह से हाँ में सर हिलाया और वापस खाने लगी। 1 घंटे बाद नॉर्मन की मॉम एक केक लेकर आई, जिस पर लाल
फ्रॉस्टिंग से परिवार में स्वागत है लिखा हुआ था। अचानक नॉर्मन के डैड उठे और अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उन्होंने उसे नॉर्मन के सामने रख दिया। जब नॉर्मन ने उसे खोला तो मेरी नसों में खून जम गया। अंदर एक पुरानी खराब अंगूठी रखी हुई थी। उसमें काला पत्थर था जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने रोशनी को निगल लिया हो। नॉर्मन, आगे बढ़ो। उसकी मॉम हंस पड़ी। नॉर्मन ने मेरा हाथ पकड़ा और घुटनों के बल बैठ गया। जेनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने हंसकर बात टालने की कोशिश की, जबकि मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। नॉर्मन, अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है। मुझे पता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब आपको पता होता है तो पता होता है ना? ये पागलपन है। नॉर्मन की मॉम का चेहरा बदल गया। क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? हाँ, लेकिन तो तुम उससे शादी करोगी? शायद, लेकिन हमें और वक्त चाहिए। वक्त? उसकी मॉम की आवाज तेज हो गई। किस लिए? तुमने हमारा खाना खाया है, तुम हमारे घर में हो, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैं डिनर के लिए आई थी, शादी के लिए नहीं। मेरी आवाज कांप गई। काल उठ खड़ा हुआ। कितनी एहसान फरामोश घटिया लड़की है ये। मैं जाने के लिए उठी, लेकिन नॉर्मन ने मेरी कलाई जोर से पकड़ ली। नॉर्मन के डैड पास आ गए। दरवाजे तक जाने का मेरा रास्ता रोक दिया। काल दूसरी तरफ चला गया, जबकि नॉर्मन की मॉम मेरे पीछे खड़ी हो गई। प्लीज मुझे घर जाने दो। मैंने नॉर्मन से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। काल ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया था। उसने और नॉर्मन ने मिलकर मुझे कुर्सी पर वापस बिठाना शुरू कर दिया। मैंने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और छटपटाई, लेकिन वो बहुत मजबूत थे। बैठ जाओ, तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। बस करो प्लीज। नॉर्मन के डैड ने डिब्बे से अंगूठी निकाली। अपना हाथ आगे करो। नहीं। काल ने मेरा हाथ आगे खींचा। नॉर्मन ने मेरी कलाई पकड़ी हुई थी। उसके डैड ने अंगूठी मेरी उंगली की तरफ बढ़ाई। मुझे वहां से निकलना था। मैंने अपने दिमाग में किसी भी तरीके के बारे में सोचा जब तक कि मुझे एक आइडिया नहीं आया। मेरे मॉम डैड को यहां होना चाहिए। नॉर्मन के डैड रुक गए। क्या कहा? मेरे मॉम डैड। मैंने आंसुओं के बीच कहा, उन्हें ये देखना चाहिए ना, ऐसा ही तो होता है। नॉर्मन की मॉम ने तेवर चढ़ा है। हमें जरूरत नहीं है। हाँ, ये परंपरा है, प्लीज उन्हें यहाँ होना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। नॉर्मन की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। वो टाल रही है। काल बड़बड़ाया। नहीं, मैं टाल नहीं रही हूँ। ये तो 2 परिवारों का मिलन है ना। ये सही है ना? मेरा मतलब है, नॉर्मन एक शानदार जश्न का हकदार है। मैंने नॉर्मन को देखा, उससे रिक्वेस्ट की कि वो मुझ पर विश्वास करे। उसने मुझे देखा और उसका चेहरा नरम पड़ गया। ठीक है, नॉर्मन ने धीरे से कहा, मेरी कलाई छोड़ते हुए। मैं उन्हें लेने जाता हूँ। उसके डैड को यकीन नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मन पहले से ही कार की चाबियां पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। मुझे उसे गुड लक किस देना चाहिए, मैंने बड़बड़ाया। अपनी आंखें पोंछी और कुछ कदम पीछे चली। जैसे ही मैं टेबल के पास से गुजरी, मैंने चुपके से केक का कांटा उठाया और उसे अपनी आस्तीन में छिपा लिया। मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी शक है, लेकिन एक बार जब तुम परिवार का हिस्सा बन जाओगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा, नॉर्मन ने दरवाजे पर कहा। मैंने सर हिलाया और करीब आई, जब तक कि हम कुछ इंच की दूरी पर खड़े नहीं हो गए। मैं अपने पंजों पर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, स्पर्श का इंतजार करते हुए। इसकी बजाय मैंने कांटे को उसकी आंख में इतनी जोर से घुसाया, नॉर्मन चीखता हुआ नीचे गिर गया। अपना चेहरा पकड़ लिया क्योंकि खून बह रहा था। कार की चाबियां खट से बरामदे में गिरी। मैंने उन्हें उठाया और भागी। उसकी मॉम मेरे पीछे चीखने लगी। मैंने तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक मैं कार में नहीं घुस गई और चाबी नहीं लगा दी। जैसे ही नॉर्मन के डैड खिड़की पर पहुंचे, उसी समय इंजन चालू हो गया और शीशे पर हाथ मार रहे थे। तुमने गलती की है। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। कार के साइड में जाने से हर जगह कंकड़ उठ गए। फिर कार चल पड़ी। शीशे में उन चारों को उस पीली रोशनी में बरामदे में मैं देख सकती थी। वो बस मुझे ड्राइववे से नीचे जाते हुए देख रहे थे। गाड़ी रोकने से पहले मैं 1 घंटे से ज्यादा ड्राइव करती रही। मेरे हाथ कांपना बंद नहीं हो रहे थे। नॉर्मन का खून मेरी आस्तीन पर लगा हुआ था। जब भी मैं पलक झपकती, मुझे फोर्क अंदर जाते हुए दिखाई देता था। मैंने अपार्टमेंट बदल लिया और अपने मॉम डैड के साथ रहती हूँ। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि उस रात मैंने भी नॉर्मन को चाकू मारा था। बस उम्मीद करती हूँ कि अब दोबारा कभी आमने सामने ना आ जाए।